Hello, everybody. Welcome to the CA File Direct Taxes and International Taxation का स्पेशल बुलेट रिवीजन सीरीज, जहां पे ना हम बुलेट स्पीड में रिवाइज करने वाले हैं आपके सारे इनकम टैक्स के चैप्टर्स। आज कौन सा चैप्टर लेके आ गए सर? आज आपके सामने आ चुका है ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस। बिल्कुल फास्ट ट्रैक स्पीड में 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसको आज के दिन में बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ट्रांसफर प्राइसिंग का पता होना चाहिए। इंडिया की यूनिलीवर ने ब्रिटेन को, जो कि उसका एक एसोसिएट नेट प्राइस है, तो 70 लाख रुपए में सामान बेचा, जबकि बेचना कितने पे चाहिए था? 1 करोड़ में बेचना चाहिए था। इंडिया में क्या हुआ? 30 लाख का रेवेन्यू कम हो गया, 30 लाख का प्रॉफिट कम हो गया, 9 लाख से टैक्स कम हो गया। लेकिन सर ब्रिटेन में क्या हुआ? सर परचेजेस 30 लाख से बढ़ गई, सर रेवेन्यू कॉस्ट 30 लाख से बढ़ गई, लेकिन टैक्स सिर्फ 3 लाख से बढ़ा। यानी नेट नेट में ना सर 6 लाख रुपए का एडवांटेज हो गया। यानी नेट नेट में से एंटरप्राइज ने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांसफर प्राइस के कारण 6 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। इसीलिए सर ट्रांसफर प्राइसिंग रेलेवेंट हो जाती है, ताकि ना आप हायर टैक्स रेट से ना लोअर टैक्स रेट कंट्री में आप ट्रांसफर ना कर लो। ट्रांसफर प्राइसिंग जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा सेक्शन 92। कहते हैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ होगा, उसको आपको आर्म्स लेंथ प्राइस यानी करेक्ट मार्केट प्राइस पे करके चलना है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ना कम से कम सर दो दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन दो एसोसिएट एंटरप्राइज हो प्लस सर वन ऑफ देम एटलीस्ट, सर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन रेसिडेंट। सर कोई भी दोनों में से एक जना नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। अगर दोनों नॉन रेसिडेंट है तो किसी एक के ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगने चाहिए। ओएम के बेसिस पे, किसी बेसिस पे सर दोनों ही केसेस में आपको लगाना पड़ जाएगा, उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानना पड़ जाएगा। सर ध्यान देना, कौन कौन से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर होते हैं। कोई भी इनकम हो, एक्सपेंडिचर, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो या फिर इंटरेस्ट, इन सबको हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे करने वाले हैं। अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं तो सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, प्रोविजनिंग हो सकती है, लीजिंग हो सकती है, सर लेंडिंग, बोरोइंग, ये सब हमारे ट्रांजैक्शन कवर हो सकते हैं, जिसको हमको आर्म्स लेंथ प्राइस पे करके चलना पड़ जाएगा। ऑल्सो सर कुछ ट्रांजैक्शन को ना हम डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे। जैसे कि हुआ क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर सर मेरिको से डील करने गई, लेकिन मेरिको से ना हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज ने पहले से ही बात कर रखी थी कि तुम उसे सस्ते में खरीदना। तो सर अगर हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज किसी और एंटरप्राइज के साथ सर पहले एग्रीमेंट कर चुकी है और टर्म हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज ने डिटरमाइन कर रखी ना, सर ये ट्रांजैक्शन अगर मेरिको के साथ हुआ तो ये भी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसको भी डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। और सर इस केस में अपने को ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगाने पड़ जाएंगे, यानी आर्म्स लेंथ प्राइस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब सर एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है? कहता है कोई भी दो एंटरप्राइज जो इन 11 शर्तों को पूरा कर दे, 11 में से कोई भी एक शर्त को पूरा करते, वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाता है। कौन सी 11 शर्तें? कहता है कोई भी पर्सन अगर किसी भी एंटिटी में सर 26% डायरेक्टली होल्ड करे या फिर सर 26% इनडायरेक्टली होल्ड करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें सर 33% होल्ड कर दिया और इसने इसमें 90% होल्ड किया। मैंने सर ए ने बी में 33% होल्ड किया, बी ने सी में 90% होल्ड किया, यानी ए ने सी में इनडायरेक्टली सर 26% ज्यादा होल्ड कर लिया। यानी सर ए के लिए ना सी भी एसोसिएट एंटरप्राइज है इनडायरेक्टली, और बी तो डायरेक्टली ही एसोसिएट एंटरप्राइज है। सेकंड कहता है कि अगर कोई भी एक पर्सन, फॉर एग्जांपल उदय उदय कोटक है, सर कोटक महिंद्रा बैंक में 30% होल्ड करते हैं या कोटक सिक्योरिटीज में 40% होल्ड करते हैं, सर ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगी। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि सर अगर कोई भी ना एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी रिलायंस को कंट्रोल करता है 74% से, और मुकेश अंबानी का कोई फैमिली मेंबर है, ब्रदर है सर अनिल अंबानी, सर अगर ये रिलायंस पावर में होल्ड करता है इस ग्रेट मेजॉरिटी स्टेक, तो सर इस केस में रिलायंस पावर और रिलायंस इंडस्ट्री एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाते हैं। चौथा पॉइंट कहता है सर अगर कोई भी एक एंटिटी, सर कोई एचयूएफ कंट्रोल करता है, एचयूएफ किसी का एंटिटी में सर 26% ज्यादा होल्ड करता है, और सर एचयूएफ का कोई मेंबर किसी दूसरी एंटिटी में सर होल्ड करता है ना सर, तो ये एंटिटीज और ये एंटिटीज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। प्लस सर यही और यही नहीं, कहता है कोई भी पर्सन या फिर सर कोई भी एंटरप्राइज किसी भी दूसरे एंटरप्राइज का सर ग्रेटर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर रखता है, या फिर सर कहता है ग्रेटर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर रखता है ना सर, उस केस में ये पर्सन और ये एंटरप्राइज सर आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। पांचवा पॉइंट कहता है कि सर अगर मैंने तुमको लोन दिया और वो लोन तुम्हारी बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स का 51% से ज्यादा का है, सर उस केस में भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे दोनों। प्लस कहता है तुम्हारी जितनी बोरोइंग है ना, उस बोरोइंग की 10% ज्यादा गारंटी अगर मैंने दे रखी है ना, तो फिर भी हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। कहता है आगे चल के अगर तुम्हारा बिजनेस मेरे कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ पे डिपेंड करता है, तो भी हम एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। उसके अलावा कहता है कि तुम्हारे पूरे खरीदे हुए रॉ मटेरियल्स का 90% अगर मैं सप्लाई करता हूं ना, तो भी हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। उसके अलावा कहता है अगर सेल्स करते टाइम तुम मेरे को कोई सेल्स करो और उसमें हम दोनों में से कोई भी एक जना पूरी तरह से सर प्राइस के टर्म्स डिटरमाइन कर सके, सर उसमें भी हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे।
प्लस लास्ट में अगर सर मैं राहुल किसी भी पार्टनरशिप फर्म में सर ग्रेटर देन 10% होल्ड करता है या किसी भी एओपी में सर 10% ज्यादा होल्ड करता हूं ना सर, उस केस में भी हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। फिर कहता है एनी अदर म्यूचुअल टर्म एज में बी डिटरमाइंड एज में प्रिस्क्राइब। ये सारी कंडीशंस हो गई सर। एक बार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश हो गया सर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में सर एसोसिएट एंटरप्राइज एस्टैब्लिश हो गए सर। उसके अलावा ना बस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को आप हमेशा आर्म लेंथ प्राइस पे करने वाले हो। आर्म लेंथ प्राइस यानी करेक्ट मार्केट प्राइस। सर करेक्ट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं उसके लिए मेथड दे दी आपको, मेथड दे दी 5 एग्जाम में पूछते यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। सर कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल राहुल ने ट्रांजैक्शन किया रेचल के साथ, सर 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया, लेकिन करना चाहिए था रॉस के साथ कितने में, रॉस के साथ मार्केट में किसी और के साथ 100 करोड़ में राहुल ने किया। यानी आप कंपेयर करोगे कि सर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया और सर आपने ना सर किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ, सिमिलर अनरिलेटेड पार्टी के साथ कितने में करते हो। फिर कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रॉस के साथ जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया ना, इसमें वारंटी इंक्लूडेड है सर, लेकिन रेचल को हम वारंटी कोई भी नहीं देते। प्लस सर हमने इसको हमने क्रेडिट दे दिया 2 महीने का, जिसमें 10 लाख की जिसकी 10 करोड़ कीमत है, हमने रेचल को वो भी नहीं दिया। यानी अगर कुछ नहीं करके भी करते ना तो रॉस को ना 80 करोड़ का तो देना ही चाहिए था आपको। रेचल का ट्रांजैक्शन आपने 10 करोड़ कम कर रखा है, यानी आर्म्स लेंथ प्राइस 80 करोड़ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। जो फॉर्मेट दे रखा है आपको इसी को फॉलो करना है। आप पहले चार्ज करोगे रॉस का अमाउंट जो भी अनरिलेटेड पार्टी है, उसमें जितने फंक्शनल डिफरेंसेस एडजस्ट करोगे, जो बैलेंस आ जाएगा वो आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगा। सेकंड मेथड सर रीसेल प्राइस। आपने परचेज किया किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से और सेल किसको किया, किसी अनरिलेटेड पार्टी को, पर्सन को सेल किया। फॉर एग्जांपल मैं राहुल हूं, मैंने सर रॉस से कुछ सामान खरीदा, मैंने रेचल से सामान खरीदा, सर रॉस से कुछ खरीदा और यहाँ रेचल से कुछ खरीदा। सर बड़ी सीधी सी बात है ना, अगर रेचल मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है तो मैंने महंगे में खरीदा होगा, रेचल मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है तो मैंने महंगे में खरीदा होगा। सर मुझे उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है सर, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालूंगा? मैं चेक करूंगा रीसेल प्राइस। मैंने रॉस से खरीदा हुआ सामान मार्केट में कितने में बेचा और सर रेचल से खरीदा हुआ कितने में बेचा। सर मैं पकड़ूंगा रॉस से खरीदा हुआ बेचा हुआ सामान, फिर उसमें से माइनस करूंगा एक आम तौर पे जो जीपी मार्जिन ऐड कर माइनस करूंगा, और सर जितने फंक्शनल डिफरेंसेस हैं उससे मेरी रेचल की परचेज प्राइस आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल रीसेल परचेज प्राइस मेथड। सर तीसरा मेथड बोलता है कॉस्ट प्लस मेथड। तुम आम तौर पे जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, डायरेक्ट कॉस्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दो, उसमें सर आम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो जितना तुम दूसरे लोगों से चार्ज करते हो। सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस है ना, उन फंक्शनल डिफरेंस को एडजस्ट कर देना, जो फिगर आ जाए वो आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस होगा। उतने में आपको एसोसिएट यूनिट प्राइस से ट्रांजैक्शन करना चाहिए था, अगर उतने में नहीं किया तो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस गड़बड़ है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। मैंने 3 लोगों के साथ जॉइंट वेंचर किया, 3 लोगों के साथ जॉइंट वेंचर किया सर। जॉइंट वेंचर करने में सर हुआ क्या, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 लाख हो गया, जिसमें सर 3 लोगों का शेयर कितना है, रॉस रेचल राहुल, कितना शेयर है, 5 लाख 6 लाख 9 लाख रुपए। हम सबको रेवेन्यू कितना, वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 30 लाख का, यानी नेट में कह सकता हूँ 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। सर इस 10 लाख के प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, सरकार कहती है इसमें आप आपस में डिसाइड करो, कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे लगा दो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग लगा दो, मैन पावर के अकॉर्डिंग लगा दो। सर फॉर एग्जांपल हमारे केस में सर मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो देखा है 1:1:3। यानी 10 लाख के प्रॉफिट को अगर राहुल के हिस्से में बांटना है तो 3/5, यानी नहीं करके सर राहुल का 6 लाख का प्रॉफिट होगा। और सर राहुल की कॉस्ट एम्प्लॉयड कितनी है, 9 लाख रुपए की है, यानी कह सकता हूँ कि 15 लाख रुपए की आर्म्स लेंथ प्राइस तो होनी चाहिए। अगर राहुल को पेमेंट कर रहे हो इसमें तो 15 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा, अगर इससे कम देते हो तो मतलब राहुल के साथ आपने गलत आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रखा है। लास्ट में कहता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। यानी सर काम करने में ना, अगर आप जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहे हो या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन चार्ज कर रहे हो, सिमिलर ट्रांजैक्शन में दुनिया वाले कितने में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर गूगल इंडिया ने गूगल यूएसए को सर्विसेज दी, सर 70 करोड़ की कॉस्ट थी, लेकिन चार्ज कितना किया, 1 करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए की सर्विसेज थी, 1 करोड़ रुपए चार्ज किया। यानी सर ज्यादा कितना प्रॉफिट मार्जिन खाया, नियरली 42.8% का मार्जिन खाया। सर लेकिन यही अगर ना फेसबुक इंडिया देता अगर फेसबुक यूएसए को, तो सर वो इस केस में कितना मार्जिन खाता, 60% मार्जिन खाता। यानी आप 70 लाख में ना आप 60% मार्जिन ऐड करो, आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस ऐसे आ जाएगी। आपने जितना ऑपरेटिंग मार्जिन चार्ज किया ना सर, दूसरे लोग कितना ऑपरेटिंग मार्जिन चार्ज करते हैं, आपको इस बेसिस पे निकाल के चलना है। अब सर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, अगर यहाँ पे मैंने गूगल इंडिया का ट्रांजैक्शन था, मैंने कंपेयर किससे किया, मैंने फेसबुक से कंपेयर किया, मेरा आंसर सर इतना आ गया। सर यही अगर मैं विप्रो से कंपेयर करता, मेरा आंसर कुछ और आता, यही अगर मैं किसी और से कंपेयर करता, कोई और आंसर आता। यानी सर एक ही मेथड से निकालने के बाद सर आर्म्स लेंथ प्राइस मल्टीपल आ सकती है, मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस पॉसिबल है। सर उसको कैसे टैकल करे, सरकार कहती है अगर मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस आई ना, बिल्कुल मुंह बंद कर दो,
बिल्कुल मुँह बंद कर लो। बोलते हैं कि बस बताओ हमको कितनी आर्म्स लेंथ प्राइस है ये? अगर 1 से लेके 5 है, 1 से ज़्यादा और 5 तक की आर्म्स लेंथ प्राइस है ना, क्या करो सारी की सारी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालो, एवरेज कर लो, उसका जो एवरेज आ जाए उससे कंपेयर कर लेना। लेकिन सर अगर 5 से 6 से 5 से ज़्यादा यानी 6 या उससे ज़्यादा आ रही है ना सर, उस केस में आप रेंज कांसेप्ट लगाओगे। जब कभी भी अगर आप एवरेज निकालते हो, तो एवरेज निकालते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 आर्म्स लेंथ प्राइस आई। पाँचों का डेटा सर हमने किया सर एवरेज करने के बाद कितना आ रहा है ₹1036 का एवरेज आ रहा है हमारा। एग्ज़ाम्पल 1036 का एवरेज आ रहा है। हमने ट्रांज़ैक्शन कर दिया ना ₹1000 में। सरकार कहती है आप देखो क्या जो आपने ट्रांज़ैक्शन किया ना इसमें 3% ऐड करो, 3% का क्वेश्चन ले लो आप। 3% ऊपर-नीचे कर सकते हो आप 3% का क्वेश्चन लो। सर 3% क्वेश्चन लेके बाद आपको कम से कम 1030 में तो ट्रांज़ैक्शन करना चाहिए था। 1030 का ट्रांज़ैक्शन कम से कम करना चाहिए था, लेकिन आपने कितने में किया 1036 में किया, यानी सर आपने क्वेश्चन रेंज के बाहर ट्रांज़ैक्शन किया हुआ है। यानी सर आपकी जो एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन प्राइस है ना ₹1000 की, वो गलत ट्रांज़ैक्शन प्राइस है। आपके लिए सर आर्म्स लेंथ प्राइस 1036 ही मानी जाएगी और आपको सर इसी ट्रांज़ैक्शन प्राइस के हिसाब से अपने आईटीआर में इनकम ऑफर करनी पड़ जाएगी। सर जो 3% का मार्जिन मैंने आपको क्वेश्चन लेने के लिए बोला ना, सर ये 3% का मार्जिन सर 1% बन जाएगा अगर आप होलसेल बिज़नेस में हो। होलसेल बिज़नेस मतलब क्या होता है सर, जिसकी टोटल पी&एल की जितनी भी क कॉस्ट आ रही है ना, उसका 80% कॉस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल की है। प्लस सर दूसरा जितना भी सेल्स हो रही है ना मंथ की, सर उस सेल्स का 10% ही एवरेज इन्वेंटरी। ऐसे बिज़नेसेस को हम होलसेल बिज़नेस कह के चलते हैं। उनके लिए सर मार्जिन सिर्फ 1% रखनी है अपने को, क्वेश्चन 1% रखना है। अदरवाइज़ सर बाकी केसेस के लिए 3% आपको रख के चलना है। सर सिंपल तरीके से आपका आ गया, आपका कैसे अगर मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस है ना और अगर सिर्फ 5 आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली, 2 से ज़्यादा 5 से कम तो आप एवरेज करोगे, 3% का क्वेश्चन लोगे, 1% का क्वेश्चन लोगे। अगर सर आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ना उस क्वेश्चन रेंज के अंदर आ रही है, यानी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है वही आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगी। लेकिन अगर 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 आपका क्वेश्चन रेंज से बाहर चला गया ना, तो फिर जो भी आपकी निकाली हुई ट्रांसफर प्राइस थी ना, जो भी एवरेज निकाली हुई प्राइस थी ना सर, उसको आर्म्स लेंथ प्राइस मानोगे और सर उसके हिसाब से जितना डिफरेंस होगा उसको प्राइमरी एडजस्टमेंट ट्रीट करोगे आप। अगला पॉइंट क्या कहता है? सर अगर 6 से ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस निकली, सर क्या करोगे? 6 या 6 से ज़्यादा निकली, सरकार कहती है तुमने ऊपर मीन निकाला, यहाँ पे तुम मीडियन निकालो। बड़े ध्यान से आपका 2-3 मिनट का अटेंशन देना, क्या बोल रहा है कांसेप्ट सुनना। फॉर एग्जांपल आपने 10 आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली। सरकार कहती है अरे ओ सुनो पहले तो इसको रीअरेंज कर लो ना, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो ना। अरे बबुआ रीअरेंज करो ना, रीअरेंज करो। सरकार कहती है रीअरेंज करो फिर 35th परसेंटाइल वैल्यू निकालो। यानी सर 10 के डेटा सेट में ना 35th परसेंटाइल यानी सर 3.5th वैल्यू। सरकार कहती है अगर ये 3.5th वैल्यू ना सर, अगर 3.5th वैल्यू ना आपके लिए होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो सर आप क्या करोगे, फोर्थ वैल्यू उठा लो। यानी इस डेटा सेट में जो भी फोर्थ वैल्यू होगी ना सर उसको पकड़ लो। फोर्थ वैल्यू कितनी है, 1050 है। ये हमारी 35th परसेंटाइल वैल्यू हो गई। सर प्लस सरकार कहते हैं 65th परसेंटाइल वैल्यू निकालो। सर यानी 10 के डेटा सेट में 65th परसेंटाइल वैल्यू कितनी होती है, 6.5th वैल्यू हो जाती है। अगर ये भी होल नंबर नहीं है सर क्या करोगे, नेक्स्ट होल नंबर उठा लो। सर क्या होगा नेक्स्ट होल नंबर 7। सर मतलब हमारे लिए डेटा सेट में 7th वैल्यू उठानी है अपने को, यानी ₹1080 की वैल्यू उठानी है। प्लस सर कहता है 50th परसेंटाइल उठा लो, 50th परसेंटाइल वैल्यू उठा लो। 50th परसेंटाइल कितना होता है? सर 10 का 50th परसेंटाइल कितना होता है? 5। सरकार कहती है अगर ये 5 ना आपका होल नंबर आ गया तो आप क्या करोगे? आप 5th वैल्यू उठाओ डेटा सेट से और 6th वैल्यू उठाओ डेटा सेट से डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यानी अगर आपका जो भी परसेंटाइल वैल्यू ना अगर आपका होल नंबर आ रहा है ना, तो आप वो डेटा सेट से वैल्यू उठाओगे प्लस उसके आगे वाली डेटा सेट से वैल्यू उठाओगे और एवरेज कर दोगे। लेकिन अगर सर होल नंबर नहीं आ रहा, तो जो भी अगला होल नंबर आएगा ना, उस नंबर की वैल्यू आप उठाओगे और उस वैल्यू को आप कंसीडर कर लोगे। सर इस केस में हमारा 50th परसेंटाइल वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी हम 5th वैल्यू और 6th वैल्यू का एवरेज करने वाले हैं। यानी 5th वैल्यू 1060 और 6th वैल्यू 1070, इसका एवरेज करेंगे तो 1065 आ जाएगा हमारा 50th परसेंटाइल वैल्यू। सरकार कहती है अगर आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन किया ना, अगर सर इस 35 और 65 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, अगर इस रेंज के बीच में आ रहा है ना सर, सरकार बोलती है कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, इसी को हम एएलपी बोल लेंगे, इसी को एएलपी बोल लेंगे। लेकिन सरकार बोलती है अगर ना आपने सर अगर आपने इस रेंज के ऊपर या रेंज से कम में अगर आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है ना, तो हम पकड़ेंगे 50th परसेंटाइल वैल्यू को। 50th परसेंटाइल वैल्यू आपके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगी। सर इसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रांजैक्शन करके चलना है। अरे बताओ ना, समझ में आया? सर 2 बातों का ध्यान देना। सर इस रेंज कांसेप्ट में कोई भी 1% 3% का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। प्लस सर कहता है रेंज का कांसेप्ट में सिर्फ 4 मेथड्स में ही लगने वाला है। सर कप मेथड में, आरपीएम मेथड में, सर सीपीएम मेथड में और टीएनएमएम मेथड में, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस में, अरे रीसेल प्राइस मेथड में, कॉस्ट प्लस मेथड में या ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन डिफरेंस वाले मेथड में। सर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में नहीं लगता। सर उसमें वैसे ही आपको सर इतने 5 आर्म्स लेंथ प्राइस बहुत है, उससे ज्यादा अगर आपने निकाल ली तो आप तरीका ही गलत सॉल्व कर रहे हो। सर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में कोई भी नहीं लगता। सर कहता है अगर मल्टीपल ईयर का डेटा दिया हुआ हो तो सर आप मल्टीपल ईयर के लिए ना
सर वेटेड एवरेज ले लेना। वेटेड एवरेज किस फॉर्म में, किसका वेट लोगे? सर कहता है कभी भी अगर आप आरपीएम मेथड फॉलो कर रहे हो तो सेल्स क्वांटिटी का एवरेज वेटेड एवरेज ले लेना। सर अगर कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो कर रहे हो तो कॉस्ट इनकर्ड का वेटेड एवरेज ले लेना, या टीएनएमएम फॉलो कर रहे हो तो सर जितना भी आपका वेटेड एवरेज निकल रहा है, जो भी आपके लिए बेस्ट मेथड है उसका वेटेड एवरेज ले लेना। सर अगर मान लो ना सर हमने आर्म्स लेंथ प्राइस गड़बड़ निकाल दी, सर एओ का मूड हो गया, एओ का असेसिंग ऑफिसर का मूड हो गया कि उसको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है। सर वो कैसे करेगा, क्यों करेगा? सर सरकार कहती अगर एसएससी ने गड़बड़ आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट की, गलत मेथड फॉलो कर दिया, सर फेल्स टू यूज द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस। या तो सर एसएससी ने ना जो डेटा लिया है, सर डेटा लिया है वो गलत है। फॉर एग्जांपल गूगल इंडिया को, सर गूगल इंडिया ने सर्विसेज दी गूगल यूएसए को, सर लेकिन कंपेयर किससे कर लिया? कंपेयर कर लिया बोट से, कंपेयर कर लिया किसी दूसरी कंपनी से जो कि रेलेवेंट भी नहीं है। सर अगर आपने डेटा गलत लिया तो, या फिर सर आपने ना सर मेंटेन नहीं किया डॉक्यूमेंट्स 92D के अकॉर्डिंग, या फिर सर अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए और हमने मांगे तो आपने दिए नहीं, इन 4 केसेस में एओ क्या करेगा? खुद से आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। अगर सर एओ ने आर्म्स लेंथ प्राइस खुद से कैलकुलेट किया ना, उसके 2 नुकसान होंगे। सर कहता है अगर एओ ने आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली, फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे राहुल ने 70 करोड़ में ट्रांजैक्शन किया रेचल को, राहुल ने 70 करोड़ से ट्रांजैक्शन किया रेचल को, एओ ने बोला कि नहीं 100 करोड़ होना चाहिए। सर इस केस में क्या होगा? मेरी इनकम, राहुल की इनकम तो 70 से बढ़ा के 100 कर दी जाएगी। सर क्या रेचल की इनकम में सर एक्सपेंसेस बढ़ाए जाएंगे? ना बाबा, रेचल की इनकम में कोई चेंज नहीं आने वाला। प्लस ये कहता है कि क्या अगर मैंने 70 करोड़ की इनकम कंसीडर करके अगर 10 डबल ए का कोई डिडक्शन ले रखा हो, या 80 आईए का डिडक्शन ले रखा हो, क्या मेरे को इस एक्सटेंडेड इनकम के लिए डिडक्शन मिलेगा? कहता है नहीं मिलने वाला डिडक्शन। ये 2 नुकसान हो जाएंगे अगर एओ ने आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर ली। तुम बताओ क्या एओ के पास इतना दिमाग है खुद कैलकुलेट कर ले? एओ के पास क्या इतना दिमाग है? सरकार कहती है नहीं 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 नहीं, एओ के पास दिमाग नहीं, वो जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास। सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ना मटेरियल कलेक्ट करेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स उसको लग रहा है सर कोई भी चीज जरूरत है तो वो मांग लेगा। अगर उसको लगता है ना कोई दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिल गया, फॉर एग्जांपल राहुल का सर रेचल के साथ ट्रांजैक्शन हुआ था, सर रेचल के ट्रांजैक्शन में ना सर एओ ने इस बारे में टीपीओ को रेफर किया, लेकिन सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर सर टीपीओ को लगता है कि रेचल के साथ नहीं, इसने मोनिका, इसने फीबी और भी लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, सर इन सबको कंसिडर करना चाहे टीपीओ तो टीपीओ उनको भी कंसिडर कर सकता है। प्लस सर कहता है जो भी होगा ना उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। ध्यान देना सर एओ को टीपीओ को अपनी रिपोर्ट कब दे देनी है? सर सेक्शन 147 की असेसमेंट की जो लास्ट डेट होती है ना सर, इस लास्ट डेट से 60 डेज पहले उसको कम से कम अपनी रिपोर्ट दे देनी है। लेकिन सर अगर किसी कारणवश वो डिले कर देता है, सर अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गई, या फिर सर डीडीडब्ल्यूए में रेफरेंस लेने के लिए चला गया भारत सरकार दूसरे देश के पास, उस केस में अगर 60 डेज से कम का टाइम मिल रहा है तो उसको मिनिमम 60 डेज मिलने वाले हैं। सर टीपीओ कौन होने वाला है? सर सरकार कहती है कि असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर जैसा जो भी सीबीडीटी बोल दे सर वो टीपीओ बन जाएगा। इतना था हमारा टीपीओ का रेफरेंस। अगला पॉइंट आता है सर सेफ हार्बर रूल्स। सर सेफ हार्बर रूल्स यानी ऐसे रूल्स जहां पे ना सरकार आपकी बोली हुई ट्रांसफर प्राइस को ना फाइनल मानेगी, आपकी बोली हुई ट्रांसफर प्राइस को फाइनल बोलेगी। क्या कोई ऐसा रूल प्रिस्क्राइब्ड है? ना बाबा, कोई भी रूल प्रिस्क्राइब नहीं है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या बोलता है सर? मेरे को लगता है हर साल मैं सेम ट्रांजैक्शन करता हूँ, हर साल मैं सेम ट्रांजैक्शन करता हूँ, हर साल एओ मेरे को पकड़ लेता है, मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं मर जाऊं? मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। सर सरकार कहती फीलिंग है, तुम आओ ना हमारे पास, सीबीडीटी से बात करो, सीबीडीटी से बोलो कि सर हर साल मैं सेम ट्रांजैक्शन करता हूं, मेरे साथ ना एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर दो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर दो, ताकि आगे चल के कभी भी मैं सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन करूं ना तो एओ मेरे को रोके नहीं। सर इस चीज को बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, यानी आप ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे होने वाली है इसको पहले से ही सरकार के साथ बैठ के फिक्स करवा लो। सर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट सर और भी चीजों के लिए हो सकता है सर, फॉर एग्जांपल बिजनेस कनेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है कुछ भी ऐसा। सर ध्यान देना, अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो गया ना, आपने सीबीडीटी के साथ फिक्स कर लिया ना, तो आपके ऊपर जो आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन के रूल्स है ना सर, जो 5 हमने फॉर्मूलेस पढ़े, मेथड्स पढ़े सर, वो नहीं लगेंगे। प्लस सर रेफरेंस टू टीपीओ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि सर वैसे ही सीबीडीटी आपका डिसाइड करेगी, तो सर टीपीओ का रिलेवेंस क्या बच जाता है। प्लस सर कहता है ना कि अगर आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए घुसना है ना, तो आपको मैक्सिमम सर 5 साल के लिए घुस सकते हो, अदरवाइज उससे कम के लिए आप नहीं घुस सकते, उससे ज्यादा के लिए भी नहीं घुस सकते। एक बार सर आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में घुस गए ना, जो भी पर्सन घुस रहा है उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगा, और सर उस एग्रीमेंट के ऊपर पूरी तरह से बाइंडिंग होने वाला है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। सरकार कहती है अगर आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड देके एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ले रखा है ना, उस केस में हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो मान लेंगे, यानी ऐसे मान लेंगे कभी आपने एपीए में एंटर ही नहीं किया।
कभी एपीए में एंटर ही नहीं किया, सरकार कहती है ऐसा मानेंगे ना कि सारे के सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स के ऐसे लगा देंगे एज़ इफ कभी एपीए में आप आए ही नहीं थे। सरकार कहती है अगर वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ ना, तो सर जितना भी टाइम आपने सर एडवांस प्राइसिंग लेने से लेके जब तक वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ ना, सर एंटर से जितना टाइम आपने वेस्ट किया ना, इतना टाइम सर एडिशनल मिल जाएगा। सर किसको? एओ को एडिशनल टाइम मिल जाएगा अपना असेसमेंट करने के लिए। सर ये सब काटने के बाद अगर एओ को लगता है ना, एओ को लगता है कि अभी भी उसको 60 दिन से कम मिल रहे हैं, सर उसको मिनिमम 60 दिन तो दिए ही जाएँगे। तो क्या समझ में आया क्या बाबू, समझ में आया क्या? हाँ सर, आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है आज के दिन में तो। सर रोल बैक प्रोविजंस क्या होता है सर रोल बैक? मैंने बोला आने वाले 5 सालों के लिए तो मैंने ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर ली। अब पिछले 4 सालों के लिए भी कर लो, पिछले साल में भी तो मैंने ट्रांज़ैक्शन कर रखे हैं इतने सारे। पिछले साल में भी तो इतने सारे ट्रांज़ैक्शन कर रखे हैं, वो भी सिमिलर नेचर के। जो मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ सेम उसी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन पास्ट में करने हैं। सर उस पास्ट वाले ट्रांजैक्शंस के लिए भी मेरे को ना सर दे दो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। उस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं सर? रोल बैक प्रोविजन। यानी सर मैं पिछले 4 सालों के लिए भी ना सर ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करने वाला हूँ जो आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस है सेम उसी नेचर के। सरकार कहती है अगर रोल बैक आप लेना चाहते हो ना तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी। सर क्या कंडीशंस? कहते हैं अगर आपको रोल बैक चाहिए ना तो आपको एप्लीकेशन तभी कर सकते हो जब आपने पिछले चारों साल में सर 139 वन में रिटर्न फाइल किया हो, यानी सर ड्यू डेट के अंदर फाइल किया हुआ हो। प्लस कहते हैं अगर ऑडिट रिक्वायर्ड था तो आपने 3CEB में ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश की हुई है। प्लस सर कहते हैं अगर आपको रोल बैक चाहिए तो चारों साल के लिए मिलेगा, अगर 1 साल के लिए भी आपको नहीं चाहिए तो चारों साल के लिए नहीं मिलने वाला। चौथा कहता है सर जिस ट्रांजेक्शन के लिए आप रोल बैक मांग रहे हो ना सर वो ट्रांजेक्शन आपके फ्यूचर ट्रांजेक्शन के सिमिलर होना चाहिए। और लास्ट में कहता है फॉर्म 3 कीड़ा में फीस जमा करवा देना 5 लाख रुपए की। सर उसके बाद ही आपको रोल बैक मिलेगा। 3 कीड़ा आपको याद रखना है, 5 लाख की फीस याद रखनी है। सर लेकिन कहता है कुछ केसेस में आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। सर क्यों रोल बैक नहीं मिलेगा? सर मेरे पास ना सर फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 21-22 का मेरे को रोल बैक भी चाहिए। सर प्रीवियस 21 और 22 में मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट की थी। सर एओ ने मना कर दिया आर्म्स लेंथ प्राइस को। सर मैं चला गया आईटीएटी में। आईटीएटी ने मना कर दिया इस तरीके के आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए। तो एक बात बताओ क्या फ्यूचर के लिए सर कभी आपको फ्यूचर के लिए कभी सीबीडीटी अलाउ करने वाला है क्या? सोच के बताओ सर क्या सीबीडीटी आपको बोलेगा कि पिछले साल जो आईटीएटी ने मना कर दिया तुम वापस उस चीज़ को कर लो? सरकार कहती है अगर किसी भी केस में आईटीएटी ने मना कर रखा है कि ऐसे आप आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं कैलकुलेट करोगे, उस केस में आपको उसके लिए आपको एपीए नहीं मिलने वाला रोल बैक प्रोविजन में। प्लस सर अगर कभी भी ना एपीए के कारण सर इनकम की जो असेस्ड इनकम है ना सर वो कम हो जा रही है, उस केस में रोल बैक मिल जाएगा लेकिन रिटर्न इनकम कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सुनना, अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल किया 70 करोड़ की इनकम के साथ, लेकिन टोटल इनकम जब प्रोसेस हुई ना असेस हुई ना तो 90 करोड़ निकली क्योंकि सर आर्म्स लेंथ प्राइस गलत थी। उसके बाद सर 2 साल बाद ना एसएससी चला गया रोल बैक प्रोविजन में, सर आर्म एपीए में चला गया। रोल बैक प्रोविजन में ऐसा डिसाइड हुआ ना कि उसकी इनकम 10 लाख से कम करनी पड़ेगी। तो सर रोल बैक तभी एप्लीकेबल होगा जब ये 90 करोड़ की इनकम 10 लाख से कम होगी तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये 70 की 10 लाख से कम हो रही है तो सर आपको रोल बैक प्रोविजन नहीं मिलने वाला। यानी सर असेस्ड इनकम कम हो सकती है लेकिन कभी भी रिटर्न इनकम कम नहीं हो सकती। सर एक बार आप एपीए में घुस गए ना, एक बार आप एपीए में घुस गए ना तो फिर क्या होगा? सर आपके जितने भी सर पुराने रिटर्न आप फाइल कर चुके हो ना सर उन पुराने रिटर्न्स के लिए सर आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर मॉडिफाइड रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा? जिस दिन आप एपीए में घुस रहे हो उस मंथ के एंड से 3 मंथ्स के अंदर आपको एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करके चलना पड़ेगा। प्लस सर कहता है जितने भी सर पेंडिंग असेसमेंट्स है ना पेंडिंग असेसमेंट्स उसके लिए सर प्लस 1 ईयर 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एओ को 1 साल और मिल जाएगा असेसमेंट करने के लिए। प्लस अगर कोई भी असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं ना तो जिस साल में सर आप एपी एंटर करें उस साल के एंड से सर 1 साल के अंदर सर ऑर्डर उसका पास होगा, मॉडिफाइड ऑर्डर पास होगा। एओ उसका मॉडिफाइड ऑर्डर पास करने वाला है। सर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, अगर रोल बैक मिलेगा तो चारों साल के लिए मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तभी मिलेगा जब आपने 139 वन में चारों साल के रिटर्न फाइल कर रखे हैं। और लास्ट में कहता है ना सर आपको अगर रोल बैक चाहिए तो आपको फ्यूचर के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 4 साल का रोल बैक ले लो, फ्यूचर के लिए अप्लाई ही नहीं करो। और लास्ट में कहता है सबसे प्यारी चीज़ सर अगर एक्स ने ले रखा है रोल बैक, एक्स ने ले रखा है रोल बैक या यूँ बोलो एपी एंटर कर रखा है एक्स ने, सर एक्स हो गया मर्ज वाई के साथ और बना एक्स। तो जितने भी ट्रांज़ैक्शन एक्स के हैं ना सर उस केस में रोल बैक और एपी आपको आगे चल के मिल जाएगा। लेकिन अगर सर हुआ क्या, एक्स के पास एपीए था और सर एक्स मर्ज हो गया वाई के साथ और नई एंटिटी बनी जेड, इस केस में क्या एपीए मिलेगा? ना बाबा किसी को भी नहीं मिलने वाला एपीए। लास्ट में कहता है कंप्लायंस प्रोविजन। सर क्या-क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा? थोड़ा फोकस से क्या बोल रहा है? आप पहले डीजीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन के पास जाओगे इंटर कंसल्टेशन के लिए कि क्या मुझे एपीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार डिसाइड हो गया कि आपको मिलेगा, तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए आपको अगर एपीए चाहिए ना, तो उस प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से 1 अप्रैल 2024 के पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कैसे का होगा? सर अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन 100 करोड़ तक का है तो उसका 0.1% 10 लाख की फीस दे देना।
अगर ट्रांज़ैक्शन 100 करोड़ से लेके 200 करोड़ का है, तो इसके एवरेज जो 150 करोड़ है, इसका 0.1% यानी 15 लाख की फीस दे देना। या फिर सर अगर ग्रेटर देन 200 करोड़ है, तो इसका 0.1% 20% की फीस दे देना। सर ये फीस दे दोगे आप, तो आपका एप्लीकेशन मान लिया जाएगा सक्सेसफुल है। प्लस अगर आपको रोल बैक चाहिए, तो 3 की ईड़ा के साथ आपको 5 लाख रुपए की और पेनल्टी और फीस देनी पड़ जाएगी। सर एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया, तो आप विथड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये फीस का कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलने वाला। लास्ट में कहता है ना, एपीए में क्या-क्या डिस्कस किया जाएगा, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कवर करवाना चाहते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी सर, उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। सर कैसे क्रिटिकल असम्पशन्स, कौन-कौन से असम्पशन्स लिए जाएँगे, या फिर रोल बैक प्रोविजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर कभी भी अगर आप एपीए में एंटर करते हो, तो हर साल में रिटर्न फाइलिंग के बाद सर 30 दिन के अंदर, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो रहती है 30 नवंबर, उसके 30 दिन के अंदर ना आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है। 4 कॉपीज़ में आपको कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश करके किसको, सर पीडीजीआईडी सिस्टम को सबमिट करनी पड़ती है। सर जिस दिन कंप्लायंस रिपोर्ट मिलेगी ना सर, उस मंथ से सर 6 मंथ्स के अंदर, उस मंथ के एंड से सर 6 मंथ्स के अंदर सर कंप्लायंस ऑडिट करेगा डिपार्टमेंट आपका। सर कंप्लायंस ऑडिट कौन करने वाला है? टीपीओ करने वाला है। दिस वाज़ ऑल अबाउट रोल बैक प्रोविजन। बताओ क्या मज़ा आ रहा है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग? बिल्कुल, मेरे को तो भयंकर मज़ा आ रहा है। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या कहता है? सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझने के लिए प्राइमरी एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। ऊपर हमने बोला कि सर राहुल ने ट्रांज़ैक्शन किया रेचल के साथ। सर राहुल ने ट्रांज़ैक्शन किया 70 करोड़ का, लेकिन होना चाहिए था कितना? होना चाहिए था 100 करोड़ का। 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? आहा! 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 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? यहाँ कहता है सर 30 करोड़ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रांज़ैक्शन सही होता। यानी ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 30 करोड़ में कम ट्रांज़ैक्शन किया है? 30 करोड़ रुपए का कम ट्रांज़ैक्शन किया है। सरकार कहती है क्योंकि, तो क्यों रे राहुल, तुमने 30 करोड़ कम क्यों दिया रेचल को? इस 30 करोड़ को हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे। इस 30 करोड़ को हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे। इसको प्यार से बोलेंगे प्राइमरी एडजस्टमेंट, जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस और ट्रांज़ैक्शन प्राइस का डिफरेंस रहता है। सर इस 30 करोड़ को ना हम आपकी इनकम मान लेंगे, और इसको इनकम को ना आपको आईटीआर में फर्निश करना पड़ जाएगा। लेकिन और तो और सरकार इसके आगे रुकी नहीं। सरकार बोलती है 30 करोड़ तो तुम्हारी इनकम है। वो रेचल के पास पड़ी हुई है। यानी रेचल को पैसे दे देने चाहिए ना तुमको। अगर वो पैसे तुमको नहीं दे रही है ना, तो तुम उसको लोन मानोगे, और लोन मान के अपने आईटीआर में इंटरेस्ट ऑफर करते चलोगे। दिस इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। यानी सर सरकार क्या कहती है, अगर आपने 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया ना, जो 30 करोड़ रुपए का डिफरेंस है ना, ये रेचल के पास ना सर लोन माना जाएगा, लोन गिवन माना जाएगा, और इसके ऊपर ना सर आपको डीम्ड इंटरेस्ट अपने आईटीआर में ऑफर करना पड़ जाएगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ऑल्सो याद रखना, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब-कब होगा? सरकार कहती है जब-जब प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा, तब-तब सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। बात आती है प्राइमरी एडजस्टमेंट कब-कब होगा? सर कहते हैं अगर एसएससी खुद को लगता है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, आर्म्स लेंथ प्राइस गड़बड़ है, सर सुओ मोटो एसएससी खुद कर ले प्राइमरी एडजस्टमेंट, खुद ही बोल दे कि नहीं मेरी आर्म्स लेंथ प्राइस गलत थी, और सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके इंटरेस्ट पे कर दे। लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल सर आईटीएटी में डिसाइड हुआ, या एओ के ऑर्डर से डिसाइड हुआ कि आर्म्स लेंथ प्राइस गलत थी, सर तब हो सकता है प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। कभी सर एपीए के थ्रू पता चलता है कि सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट प्राइमरी एडजस्टमेंट दोनों करना है। सर या फिर कह सकता है सेफ हार्बर रूल्स, इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आए नहीं है। या फिर सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, दो देश आपस में बैठ के डिसाइड करें कि आर्म्स लेंथ प्राइस ऐसी होनी चाहिए, उस कारण से आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है और सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है। सर उस केस में ना आपको पैसे इंडिया लाने पड़ेंगे। सरकार बोलती है अगर आपने सर उसको एडवांस ट्रीट किया ना, तो आपको पैसे इंडिया लाने पड़ेंगे। इफ नॉट रिपैट्रिएटेड, ना कहता है वर्ड ऐसे यूज करता है, इफ नॉट रिपैट्रिएटेड, अगर वो रिपैट्रिएट नहीं किया गया ना, तो सर इस जितना भी नॉन रिपैट्रिएटेड अमाउंट है ना, इस पे सर आपको इंटरेस्ट अपने आईटीआर में ऑफर करना पड़ जाएगा। सर क्या कह रहे हैं? बड़े प्यार से भाषा बोलता है सर। एक्सेस मनी एज़ अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज़ टू बी रिपैट्रिएटेड टू इंडिया अप टू द डेट ऑफ रिपैट्रिएशन, सच मनी शैल बी डीम्ड टू बी एडवांस गिवन। सर अगर आपने रिपैट्रिएट नहीं किया, तो जब तक रिपैट्रिएट नहीं किया ना, तब तक के लिए उसको सर एडवांस गिवन माना जाएगा। और सर अगर आप रिपैट्रिएशन नहीं करते ना, तो जिस दिन रिपैट्रिएट कर देना चाहिए था ना, उस दिन से 90 दिन के अंदर आप रिपैट्रिएट नहीं कर देते ना, आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। क्या 91 डे से? ना, 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 जिस दिन रिपैट्रिएशन कर देना चाहिए था ना, उस दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फिर से सुनो, सर रिपैट्रिएशन आज आज के दिन से रिपैट्रिएशन कर देना चाहिए था, आप 90 दिन तक लेके आ जाओ। 90 दिन का टाइम दिया, सर 90 दिन तक अगर आप नहीं लाए ना, तो नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट यहाँ से लगने वाला है, इंटरेस्ट यहीं से लगने वाला है। इस बात का आपको ध्यान देके चलना है। सर डेट दे दी, कब तक आपको रिपैट्रिएट कर देना चाहिए था? सर अगर कभी भी एपेलेट ऑर्डर के कारण, एओ के ऑर्डर के कारण, या फिर एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के कारण आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, सरकार कहती है पैसे लेके आ जाओ। जिस दिन आपने ऑर्डर पास किया ना, जिस दिन एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया ना, उसके 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। अगर सर 90 दिन में नहीं लेके आ जाते ना, तो जिस दिन ऑर्डर पास किया ना, उस दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाना चल जाएगा।
सर अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के कारण आपका एडजस्टमेंट हो रहा है, तो कह रहा है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ ना सर, जिस दिन इफेक्ट में आया ना एमएपी, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर इफेक्ट में आया ना, उसके 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। 90 दिन में नहीं लाया तो कब से लगेगा इंटरेस्ट? जिस दिन ऑर्डर की डेट थी। फिर कहता है सर अगर ये ध्यान से सुनना दोस्त, बड़ा ध्यान से सुनना सर, अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के कारण अगर कभी भी आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना सर, तब क्या करेंगे? सर कहता है अगर आप एपीए के कारण सर अगर आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट करना है ना, बोलता है सर आप चेक करो क्या आपने ना सर आपने एपीए आरवाई से पहले एंटर कर लिया था क्या? क्या आरओआई की डेट से पहले एंटर कर दिया था क्या? अगर आरओआई से पहले आपने एपीए एंटर कर लिया ना, तो आरओआई की डेट को पकड़ो, एक्चुअल आरओआई की डेट पकड़ो और उस डेट से लेके सर आप 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ। लेकिन अगर सर 90 दिन में नहीं लेके आए ना, तो फिर ड्यू डेट ऑफ आरओआई पकड़ो, ड्यू डेट से लेके आपको इंटरेस्ट लगना लग जाएगा। लेकिन सर इसमें दूसरा पार्ट कहते हैं अगर आपने ना सर एपीए बाद में एंटर किया, एपीए आरओआई के बाद में एंटर किया सर, उस केस में क्या कहता है, जो एपीए की डेट है ना सर, उस एपीए की डेट से 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ। अगर आप नहीं लाते तो जिस दिन एपीए की डेट थी उस दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और फिर लास्ट में कहता है फॉर एनी अदर रीजन, फॉर एग्जांपल अगर आपने सुओ मोटो कोई एडजस्टमेंट किया, तो क्या कहता है सर, जिस दिन आपने आरओआई की ड्यू डेट थी ना उसके 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ सर। लेकिन अगर आप नहीं लेके आते तो जिस दिन आरओआई की ड्यू डेट थी उस दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ, थोड़ा हेवी था। आई नो हेवी था, ये पॉइंट मुश्किल है। इसको एक बार देखो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस फ़ोटो का इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट को आपको बाद में भी देखना है, रिवीजन वीडियो खत्म होने के बाद में भी देखना है। बुक चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, आराम से आओ, उसको यूज़ करो। नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी बुक में भी सब सेम मिलने वाला है। सर अगर आप पैसे नहीं लेके आए ना, इंटरेस्ट लगने वाला है। सर इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? इंटरेस्ट किस रेट लग से लगेगा, उसके लिए आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सर जो ट्रांज़ैक्शन हुआ था, क्या वो रुपीज़ में हुआ था कि इंटरनेशनल करेंसी में हुआ था? सरकार कहती है अगर रुपी डिनोमिनेटेड ट्रांज़ैक्शन था ना, तो आप क्या करोगे सर, 1 अप्रैल का एसबीआई का रेट पकड़ोगे और सर उसमें 3.25% ऐड कर दोगे। सर इस रेट से इंटरेस्ट आपको ऑफर करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर ट्रांज़ैक्शन सर इंटरनेशनल करेंसी में ऑफर हुआ था, तो आप लिबर का रेट पकड़ोगे। सर कौन-सा था? 30th सितंबर का सर 6 मंथ लिबर का रेट पकड़ोगे सर, उसमें आप 3% ऐड करोगे। सर क्या होता है सर, 3.25 और 3 दोनों आपको ऐड करके चलना है। अगर रुपी में हो रहा है तो 3.25 और अगर लिबर में हो रहा है, किसी इंटरनेशनल रुपी में हो रहा है, इंटरनेशनल करेंसी में हो रहा है, तो 3% ऐड करना है लिबर में, 6 मंथ्स लिबर पे। सर अगर ना मैं पैसे नहीं ला पाया, रेचल ने मना कर दिया कि पैसे नहीं देगी मेरे को, रेचल ने मना कर दिया पैसे नहीं देगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ सर, 70 करोड़ में ट्रांज़ैक्शन किया, लेकिन ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए था 100 करोड़ का। मेरे को रेचल से मँगाने पड़ेंगे पैसे। रेचल ने मना कर दिया देने से, तो क्या करूँगा? सरकार बोलती है, इंटरेस्ट जो तुमको देना है ना, इंटरेस्ट पे ना हम तुमको एक छूट दे दे रहे हैं। तुम ना एक टैक्स भर दो हमारे ऊपर, 18% प्लस सर 12% प्लस 4% सर, टोटल आपको टैक्स भर दो। जितना भी सर अमाउंट ड्यू है ना 30 करोड़ का, सर इस पे टैक्स भर दो, एडिशनल टैक्स भर दो। हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सर जिस दिन आप टैक्स भर दोगे ना, उस दिन के बाद से हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। आपको कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। डिड यू गेट दिस और पॉइंट? और सरकार कहती है जो आपने एडिशनल टैक्स बढ़ा ना 18 प्लस 12 प्लस 4% से, सर इस अमाउंट को ना सर, इस अमाउंट को हम पीजीबीपी में डिडक्शन भी नहीं देने वाले। प्लस सर कहता है किसी भी अदर फॉर्म में ना सर इसका क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला, कोई क्रेडिट भी आपको इस टैक्स का नहीं मिलने वाला है। सर अगर सर कहता है अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, अगर एडजस्टमेंट सर 1 करोड़ तक का है, प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक का है, तो आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। प्लस सर कहते हैं अगर असेसमेंट या 16-17 से पहले का है, तो भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। एक एग्जांपल सुनो, बड़ा शानदार एग्जांपल है। सर हिंदुस्तान की यूनिलीवर ने सर इंग्लैंड की यूनिलीवर को सर सामान बेचा। सर सामान 100 करोड़ का बेचा, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी थी? 130 करोड़ की थी। सर कब बेचा? 1 जुलाई 2023 को बेच दिया। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट कितना? 30 करोड़, इस पे इनकम ऑफर करो। सर लेकिन अपने को 30 करोड़ रुपए रिपैट्रिएट करने पड़ेंगे ना इंडिया को। मैंने रिपैट्रिएट किए ही नहीं, तो सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? सर क्योंकि रुपीस में ट्रांजैक्शन है, तो आप एसबीआई का रेट पकड़ोगे और उसमें 3.25% ऐड कर दोगे। यानी सर क्या कह रहा है सर, 11% एसबीआई का रेट है ना, इसमें 3.25 यानी सर 14 पॉइंट सर 25% से आप ऑफर करोगे। सर जिस डेट तक आप ऑफर कर देते हो ना, उस डेट तक आपको टैक्स लग जाएगा। सर फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया यहाँ पे 31/7/2024 को सर मेरे को उसपे एडिशनल टैक्स भर देना है। एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 30 करोड़ पे कितना? 18 प्लस 12 प्लस 4% यानी नियरली 20% के आसपास आता है। ये कितना टैक्स निकलेगा कैलकुलेट करें तो सर 6.29 करोड़ का टैक्स निकलता है। इतना टैक्स भर दो, जिस दिन आप टैक्स दिन का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। इसका आपको ध्यान देके चलना है। लास्ट में कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में घुसते हैं सर, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स। सर सरकार कहती है आपको 3 बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। 3 बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरे साथ सर ध्यान से सुनो। सर पहली बुक कौन सी? सर सबसे पहली बुक आपको कौन सी मेंटेन करनी पड़ती है? सर टीपी स्टडी रिपोर्ट। टीपी स्टडी रिपोर्ट को प्यार से हम लोकल फाइल बोलेंगे। सर कभी भी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर करोगे सर, इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ना सर आप लोकल फाइल में एंटर करने वाले हो। सर पहला लोकल फाइल क्या कहता है? एवरी पर्सन एंटरिंग सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। टीपी स्टडी रिपोर्ट बोलेंगे, लोकल फाइल बोलेंगे।
सर कभी भी अगर सीआईटी या फिर एओ माँगे ना तो आपको ती 10 दिन के अंदर देनी पड़ेगी, 30 दिन आपको एडिशनल मिल सकते हैं। लेकिन कहता है ना सर आपको तभी मेंटेन करना है सर टीपी स्टडी रिपोर्ट जब इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन सर 1 करोड़ से ज़्यादा के हों। सर आपको रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से सर 8 साल के लिए आपको मेंटेन करके चलना है। सर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिट सर 3 सीबी में होगा, 31 अक्टूबर तक होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। पेनल्टीज़ को आप इग्नोर कर दो। सर दूसरी आपको फाइल कौन-सी दूसरी सर डॉक्यूमेंट कौन-सा मेंटेन करना पड़ेगा सर एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट मेंटेन करनी पड़ती है। सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट कब करनी पड़ती है? सर फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल एंटिटी हो आप। मल्टीनेशनल एंटिटी की ना सर बहुत सारी कंट्रीज़ में ब्रांचेज़ है, तो जो पेरेंट एंटिटी है ना, उसको अपने देश की सरकार को बताना पड़ेगा। सर अपने देश की सरकार को क्या बताना पड़ेगा? सर देश की सरकार को टैक्स कितना टैक्स भरा उसने टोटल। उसने कितने कैप उसके कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एसेट कितने है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अपनी सर पेरेंट एंटिटी को बताना पड़ जाएगा। सरकार कहती है अगर अगर सर पेरेंट एंटिटी इंडिया की है ना, अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया की है ना तो सीबीसी रिपोर्टिंग सतना में करनी सॉरी इंडिया में करनी पड़ जाएगी। सर सीबीसी रिपोर्टिंग इंडिया में करनी पड़ेगी, कब तक करनी पड़ेगी? सर रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर यानी प्रीवियस ईयर के एंड से सर 12 मंथ्स के अंदर आपको सर सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी। सर किस फॉर्म में करोगे? 3 सीएड में करने वाले हो, 3 सीएड में कर लोगे और सर ध्यान देना पड़ेगा सीबीसी रिपोर्टिंग तभी मैंडेटरी जब आपका ग्रुप का रेवेन्यू 64 करोड़ से ज़्यादा का है। सर कहता है ना किस कुछ-कुछ केसेज़ में कुछ-कुछ केसेज़ में सीबीसी रिपोर्टिंग इंडियन एंटिटी को करनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, एक पेरेंट एंटिटी है, सर नॉर्मली पेरेंट एंटिटी को हमेशा करनी पड़ेगी। लेकिन सर अगर उसकी सब्सिडियरी या फिर सर उसकी कोई एंटिटी इंडिया में है ना, सर इंडियन एंटिटी के ऊपर भी हम सीबीसी रिपोर्टिंग की लायबिलिटी डाल सकते हैं। सर कब? सर तब हम डालेंगे रिस्पांसिबिलिटी जब जिस पेरेंट एंटिटी की से बात करें ना, उस देश में सीबीसी मैंडेटरी नहीं है। इस देश में सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है, तो फिर भारत सरकार वाली एंटिटी को भारत की एंटिटी को सीबीसी करनी पड़ जाएगी। ठीक है चलो। सर अगर सीबीसी मेंटेन करते हैं ये, लेकिन सर उस देश का अगर इंडिया का डीडी डबल ए नहीं है ना, डीडी डबल ए नहीं है सर इन्फॉर्मेशन माँग ही नहीं सकता हम उस देश से, तो भी इंडिया वाली एंटिटी को सीबीसी करनी पड़ेगी। सर लेकिन सीबीसी भी है, इन्फॉर्मेशन भी माँग सकते हैं, लेकिन सर अगर हमने इन्फॉर्मेशन माँगी और पेरेंट एंटिटी के देश ने मना कर दिया, नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन, सर उस केस में भी हम आपको बोलेंगे इंडियन एंटिटी को कि आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी। सरकार कहती है अगर हमने इन्फॉर्मेशन माँगी और उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सर उस केस में कब क्या उस केस को क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे सिस्टमिक फेलियर। यानी सर सीबीसी रिपोर्टिंग आपको इंडियन एंटिटी को भी करनी पड़ जाएगी तब जब हमने उस देश से इन्फॉर्मेशन माँगी जहाँ तुम्हारी पेरेंट एंटिटी है, उसने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से, उसको बोलेंगे हम सिस्टमिक फेलियर। सर हमारी एंटिटी भारत सरकार वाली एंटिटी को कैसे पता चलेगा? सरकार कहती है जिस दिन सिस्टमिक फेलियर हुआ ना उस मंथ के एंड से सर 3 मंथ्स के अंदर सर जेडीआईटी सिस्टम आपको बता देगा। जैसे सिस्टमिक फेलियर होगा ना, जेडीआईटी सिस्टम आपको बता देगा, सर जॉइंट डायरेक्टर बता देगा कि हमारा सिस्टमिक फेलियर हो गया, इन्फॉर्मेशन फर्निश करो। सर जिस दिन इन्फॉर्म किया गया ना उस मंथ के एंड से 3 मंथ्स के अंदर सर आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करके चलनी पड़ जाएगी। दिस वाज़ ऑल अबाउट सीबीसी रिपोर्टिंग। तो सीबीसी रिपोर्टिंग अगर आप नहीं करते तो सर क्या पेनल्टी लगती है? ₹5000 पर डे की। और सर 1 महीने के बाद ना ₹15,000 पर डे की लेट फीस लगती है और सर कहता है अगर आपको नोटिस आ गया उसके बाद भी आप सीबीसी नहीं कर रहे हो ना तो फिर ₹50,000 पर डे की लग जाती है। लेकिन सर अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दी है ना तो 5 लाख रुपए की कुल लेट फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी। लास्ट में कहता है ना कि अगर आपने सर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपका रीज़नेबल कॉज़ ऑफ फेलियर है। मैंने क्या बोला 2 फाइल्स बोली, टीपी स्टडी रिपोर्ट बोली यानी लोकल फाइल, दूसरा मैंने बोला कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या हर एंटिटी को फर्निश करनी पड़ेगी जो भी इंडिया में है। सर क्या-क्या मास्टर फाइल में जाएगा? अपने सारे ग्रुप की एंटिटी की डिटेल्स जाएँगी। सर कौन-कौन सी डिटेल्स? सर उनका लीगल स्टेटस क्या है, एड्रेस क्या है, ओनरशिप क्या है, सर इंपॉर्टेंट ट्रांज़ैक्शंस की लिस्ट चाहिए। आप इंडियन एंटिटी ना हर हर अपनी ग्रुप एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगी कि तुम किस-किस ग्रुप की हिस्सा हो, वहाँ पे कौन-कौन मेंबर है। ये सब चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ेगी। सर उसके अलावा मास्टर फाइल ना एंटिटी रेसिडेंट को देनी पड़ेगी आरओआई से पहले यानी सर इंडिया में अगर कोई एंटिटी है जिसके पास सर जिसकी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं उसको अपनी मास्टर फाइल सर आरओआई से पहले देनी पड़ेगी और सर कहता है ना आरओआई आपको मास्टर फाइल तभी मेंटेन करनी पड़ेगी जब कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा का है यानी फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई कंपनी है सर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको सर मास्टर फाइल तभी मेंटेन करनी पड़ेगी जब इंटरनेशनल टोटल इसका ग्रुप रेवेन्यू ना 500 करोड़ से ज्यादा का है तभी करनी पड़ जाएगी प्लस सर कहते हैं 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू होना चाहिए प्लस सर जितने भी ना सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो या तो 50,000 से ज्यादा 50 करोड़ से ज्यादा क्यों या तो सर कहता है कि आपके जितने भी इंटेंजिबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना वो ग्रेटर देन 10 करोड़ सर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर लो प्लस 500 करोड़ का टर्नओवर मीट कर लो सर आपके लिए मास्टर फाइल मैंडेटरी हो जाएगी मैंने क्या बोला मास्टर फाइल किसके लिए मैंडेटरी है या तो आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो या फिर सर कहता है एंड कहता है या तो आपका ग्रेटर देन 50 करोड़ की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो और या फिर ग्रेटर देन 10 करोड़ के आपके इंटेंजिबल के ट्रांजैक्शन हो दोनों में से कोई एक को पकड़ लो प्लस 500 करोड़ को पकड़ लो सर आपके ऊपर मास्टर फाइल मैंडेटरी हो जाएगी
सर मास्टर फाइल किसमें फर्निश करोगे सर? 3 सिया में करोगे, 3 सिया, ए सिया, 3 सिया, 3 सिया में फर्निश करोगे जेडीआईटी सिस्टम्स को। सर कब तक के लिए आपको मेंटेन करनी है? जिस साल में आप सबमिट कर रहे हो उस साल के रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को एंड हो जाने दो, उसके बाद 8 साल तक आपको मेंटेन करनी है। सर अगर आपने फाइल नहीं किया तो 5 लाख रुपए की लेट फीस लग जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। सर अगर आप किसी ऐसी एंटिटी से परचेज सेल करते हो, एक क्लोजली रिलेटेड पर्सन से परचेज सेल करते हो जो कि 80 आईए 80 आईएसी का डिडक्शन ले रहा है वो, या फिर सर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्लोजली पर्सन के साथ जो कि सर टेट डबल ए का डिडक्शन ले रहा है, या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना जो कि सर कंसेशनल टैक्स रेट 115, सर 115 बीएबी या बीएई 15% वाले टैक्स रेट में टैक्स भर रहा है। सर कहता है उस केस में ना अगर आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू साल भर में 20 करोड़ से ज्यादा की है तो आपके ऊपर जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन ऊपर पड़ गया ना आर्म्स लेंथ प्राइस के, सर वो सेम टू सेम यहाँ आपके केस में भी लग जाएंगे। लास्ट में कहता है बोनस ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन। सर बोनस ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? सर मैंने बोनस लिया, सर आज बोनस मिलने वाला है, बोनस मिलने की डेट से 3 महीने पहले मैंने खरीद लिया, बोनस मिलने से 3 महीने के बीच में 3 महीने से पहले ही मैंने सर शेयर्स खरीद लिए। सर बोनस मिलने के ना 9 महीने के अंदर सर मैंने अपने ओरिजिनल शेयर्स बेच दिए। सर बोनस रख लिया, सर ओरिजिनल बेच लिया, तो जितना भी लॉस है ना सर वो डिसअलाउ हो जाएगा और सरकार कहती है वो लॉस ना आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा आपकी बोनस यूनिट के लिए। यानी फॉर एग्जांपल क्या हुआ सर, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, कितने 1000 शेयर्स थे, सॉरी 1000 शेयर्स थे, उनकी कीमत कितनी थी 10,000 रुपए की, यानी 10 लाख रुपए के मेरे पास शेयर्स थे रिलायंस के। बोनस मिला, सर बोनस मिला 1:1 का, यानी मेरे पास कितने शेयर हो गए सर 2000 शेयर्स हो गए, जिनकी कीमत कितनी हो गई सर 500 रुपए कीमत हो गई। मैंने क्या किया सर, सेल कर लिए, सर मैंने 1000 शेयर्स जो ओरिजिनल वाले थे ना उसको 500 रुपए पे सेल कर लिया, यानी सर 5 लाख रुपए की सेल्स कंसिडरेशन हो गई। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा तो कितना होता है सर, 1000 शेयर्स के ऊपर 1000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी 10 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, यानी कह सकता हूँ कि 5 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। सरकार कहती है लॉस को आप डिसअलाउ कर दोगे जब आप बैलेंस बोनस शेयर्स को बेचोगे ना, बैलेंस बोनस शेयर्स को बेचोगे ना सर, यानी बैलेंस बोनस शेयर को जब भी मैं 500 शेयर्स को सर बेचूंगा 1000 रुपए की कीमत पे, तब मेरे को इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डिडक्शन मिल जाएगा। इतना सही पॉइंट कह के चल रहा है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। लास्ट में कहता है एक बड़ी ही प्यारी चीज सर, भारत सरकार ने किसी भी एंटिटी को ना चाहे तो सर नोटिफाइड जोरिस्डिक्शन जोरिस्डिक्शनल एरिया नोटिस कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। सर ऐसा एरिया जहां पे इंफॉर्मेशन मांगने जाते हैं वो देता ही नहीं, ऐसे एरिया को ना हम नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया डिक्लेयर कर देंगे। सर उस देश से अगर आप कोई भी पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो सर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। सर वो जो 12 11 कंडीशन थी ना वो देखनी नहीं पड़ेगी, वो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज है। जो भी ट्रांजैक्शन उससे करे ना सर वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, यानी सर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को ना आर्म्स लेंथ प्राइस में करना पड़ जाएगा। प्लस सर कहता है जो भी प्रोविजंस है ना ट्रांसफर प्राइसिंग के वो सब लगेंगे सर, जैसे टीपीओ वाले प्रोविजंस है वो लगेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस है सर वो भी लगेगा सर, एओ का कैलकुलेशन वो भी लग जाएगा, सब लगेगा। बस एक चीज का ध्यान देना, जो 1% और 3% क्वेश्चन था ना वो नहीं लगने वाला, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा उसी को ही सर कंपेयर करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस से, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं देने वाले। सर कहते हैं अगर कोई भी पर्सन अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना कोई नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया में, सर उसका आप टीडीएस कितने रेट से काटोगे, 1 नहीं 2 नहीं सर, सीधे सीधे 30% से टीडीएस काटोगे सर। प्लस सरकार कहती है कभी भी अगर एनजीए से आपके पास पैसा आता है आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा किस चीज का आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। अगर आप नहीं बता पाते ना भाई साहब आपकी इनकम ट्रीट कर देंगे एसएससी के हाथ में। और लास्ट में कहता है ना एक सेक्शन 94 भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर। सर अगर आप किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो, एसोसिएट एंटरप्राइज को सर पेमेंट कर रहे हो सर किस चीज का, सर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, सरकार कहती है इंटरेस्ट का पेमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही अलाउ होने वाला है। सर स्पेसिफाइड लिमिट तक कितना अलाउ होने वाला है सुनना, आपकी सर एंटिटी है, आपका सर 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 100 करोड़ का आपका ईबिटडा है, सरकार कहती है ना सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ द इबिटडा अलाउ होने वाला है, 30% ऑफ इबिटडा अलाउ होने वाला है। सर आपने इंटरेस्ट मान लो कितना दे दिया, 50 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया, 100 करोड़ का इबिटडा है, आपने 50 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया। सरकार कहती है जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट दिया है ना ज्यादा, जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट दिया हुआ है ना ज्यादा, सर वो डिसअलाउ हो जाएगा। यानी सर एक्सेस इस केस में कितना हो गया सर, 20 करोड़ रुपए एक्सेस हो गया ना सर, ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, कहता है आपको एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सर एक्सेस इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, आपने कितना एसोसिएटेड प्राइस को इंटरेस्ट दिया, 50 करोड़ का दे दिया ना सर, 30% ऑफ इबिटडा कितना होता है, 30% ऑफ इबिटडा कितना होता है, 30 करोड़ होता है, हमारे केस में 100 करोड़ का 30% 30 करोड़ होता है। सर कहते हैं आपने एसोसिएट को इंटर पर कितना दिया, 50 करोड़, सर यहाँ आ गया 20 करोड़, यहाँ आ गया 50 करोड़, जो भी लोअर है ना सर ये एक्सेस इंटरेस्ट है, यानी आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे रखा है सर, इसको डिसअलाउ कर देंगे, यानी 50 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस करके आपको सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ ही अलाउ करने वाले हैं, बाकी बैलेंस आपको आगे सालों में अलाउ करने वाले हैं।
सर क्या बोलता है, इफ एनी इंडियन एंटिटी और पीई और फॉरेन कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को, सर डेट क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग को फर्क नहीं पड़ता सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट है ना वो सर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। शॉर्ट में बोलूं, जितना भी एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटर पेमेंट कर रहे हो ना, सिर्फ 30% ऑफ इबिटडा ही अलाउ होने वाला है। उसके अलावा इबिटडा मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर कहते हैं अगर आप इंटरेस्ट को बदल के, इंटरेस्ट का नाम बदल के सर कमीशन बोल दो, इंटरेस्ट का नाम बदल के सर आप फाइनेंस चार्ज बोल दो, इंटरेस्ट का नाम बदल के डिस्काउंट बोल दो, सब इग्नोर करके आपको सर 30% ऑफ इबिटडा ही देने वाले हैं और कुछ नहीं देने वाले। प्लस सर कहता है दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल अगर इंटरेस्ट पेमेंट 1 करोड़ तक का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क करो सर, 1 करोड़ के ऊपर ही लगेगा, 1 करोड़ से कम में प्रोविजन नहीं लगने वाला। प्लस सर अगर आप पेमेंट किसी ऐसे कर रहे हो जो एनबीएफसी है या एनबीएफसी पेमेंट करें तो उसके ऊपर तो सर लग जाना चाहिए, एनबीएफसी का काम ही है सर इंटरेस्ट पेमेंट करना। और सर कहता है जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट अलाउ नहीं हुआ ना वो सर आगे चल के 8 सालों में आपको अलाउ हो जाएगा, पीजीपी हेड में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस सर एक चीज कहता है, फॉर एग्जांपल सर मैंने इंटरेस्ट किसी एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट नहीं किया, लेकिन सर किसी ऐसे थर्ड पर्सन को पेमेंट किया जिसको सर गारंटी दे रखी है सर किसी मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज ने ना, इस केस में सर मान लिया जाएगा कि आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को ही पेमेंट कर दिया और उस केस में आपके लिए सीधे सीधे सर 30% वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। आई होप आप इसका फुल यूज कर पाओगे एंड एग्जाम के 1 दिन पहले अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हो ना, इस रिवीजन वीडियो से आपको बहुत अच्छे ग्रिप मिल जाएगी। होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन आंसर इसके अपलोड हो जाएंगे, आई होप जब तक शायद आप देख रहे हो तब तक अपलोड हो चुके हों। बढ़िया से पढ़ाई करो एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।